नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में, जिसमें आज हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघीय कार्यपालिका इसको पढ़ेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं राष्ट्रपति। इनको आज देखेंगे। लेकिन इससे पहले कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो संबंध होता है उसके आधार पर सरकारें कितनी प्रकार की होती हैं उसको हम पहले देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में। कार्यपालिका और विधायिका का संबंध, यहां विधायक गलत लिख गया है, ये विधायिका। कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध के आधार पर सरकार दो प्रकार की हो सकती है, एक संसदीय सरकार और एक अध्यक्षात्मक सरकार। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको हमें पहले देखना है। कार्यपालिका कौन? जिसमें मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उन सभी लोग जो क्या है विधि को लागू करते हैं वो सभी कार्यपालिका में आते हैं। विधायिका में वो लोग सभी शामिल होते हैं जो विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? संबंध में बात पहली आती है कि विधायिका और कार्यपालिका के लोग एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये पहले पता होना चाहिए हमें कि इसके लोग एक ही हैं या अलग अलग हैं। और विधायिका और कार्यपालिका का उत्तरदायित्व क्या है, इनके आधार पर ही क्या है ये दो प्रकार की सरकारें होती हैं। तो देखते हैं पहली संसदीय सरकार। संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका का ही अंग होती है। देखिए, कार्यपालिका क्या है? विधायिका का ही अंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधायिका के लोग हैं वही क्या है कार्यपालिका के लोग हैं। वो दोनों आपस में क्या है एक ही अंग है। अर्थात ये कह सकते हैं विधायिका के सदस्य ही सरकार के मंत्री बनेंगे, यानी कि कार्यपालिका के अंग बनेंगे। अतः कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के प्रति क्या है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो संसदीय सरकार का पहला ही ये बेसिक फंडामेंटल यही है कि जो कार्यपालिका के लोग हैं वो विधायिका के अंग होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले विधायिका चुन ली जाएगी, जिसे हम संसद कहते हैं, जिसमें एमपी लोग आते हैं। उनमें से ही क्या है कुछ मंत्री बनेंगे, कुछ राज्य मंत्री बनेंगे, वो क्या है कार्यपालिका के अंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से कार्यपालिका विधायिका का ही क्या है अंग होती है, किसमें? संसदीय सरकार में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्षात्मक में बिल्कुल उल्टा होता है। अध्यक्षात्मक सरकार में क्या है कार्यपालिका विधायिका का अंग नहीं है, वो पूर्ण रूप से क्या है स्वतंत्र होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। वह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से क्या है स्वतंत्र होती है, अपने कार्यों के मामले में क्या है स्वतंत्र होती है। इसको हम एक डायग्राम से भी समझते हैं। देखिए, यह है संसदीय व्यवस्था। इसमें क्या हुआ, पहले एमपी चुने गए राज्यों से, क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अभी चुनाव हुआ है, जो 4 जून को रिजल्ट आपका आना है, उसमें विधायिका के लोग चुने गए, क्या है सांसद चुने गए। सांसद चुन के आ गए ये लोग, यही क्या कहलाई, यही विधायिका कहलाई, यही विधायिका हैं। इन्हीं सांसदों में से कुछ लोग क्या है मंत्री बना दिए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। यही मंत्री जो है क्या कहलाएंगे, मंत्री, और उसकी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद क्या कहलाएगी, कार्यपालिका। तो संसदीय सरकार में विधायिका का ही अंग हुआ कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि भैया विधायिका के सदस्य ही क्या हैं कार्यपालिका के सदस्य बन रहे हैं। तो इस तरीके से कार्यपालिका अब क्या है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, उसमें विधायिका के लोग चुन गए, ये लोग क्या है विधि बनाएंगे, केवल विधि बनाएंगे। लेकिन इसको लागू करने के लिए जो कार्यपालिका बनेगी वो इसमें से कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा। ये सभी सदस्य क्या है नए होंगे और राष्ट्रपति इन सदस्यों को क्या है चुनेगा। अपने आप वो अपनी मंत्रिपरिषद बनाएगा, अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, अपना वित्त मंत्री बनाएगा, अपना कोई भी रक्षा मंत्री बनाएगा, स्वास्थ्य मंत्री बनाएगा। लेकिन जो विधायिका के सदस्य हैं वो इसमें क्या है शामिल नहीं होंगे। ये सारे सभी नए सदस्य होंगे। तो ये सारे सभी नए सदस्य होंगे
और जिसने बनाया यानी कि राष्ट्रपति इनको बना रहा है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी ये वाली कार्यपालिका, ना कि विधायिका के प्रति। और लेकिन यहाँ पर जो है विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बन रहे हैं, तो ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरीके से संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में बहुत अंतर है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति ही सब कुछ चलती है। लेकिन जो संसदीय व्यवस्था है इसमें प्रधानमंत्री क्या है, मुख्य रूप से क्या है, मेन रोल अदा करता है। प्रधानमंत्री इसमें क्या है, मेन रोल अदा करते हैं। तो इस तरीके से ये व्यवस्था भारत में, ब्रिटेन में क्या है, प्रचलित है। ये व्यवस्था जो है यूएसए में प्रचलित है। इसके और उदाहरण भी देखते हैं हम। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो संसद के सदस्य हैं वही क्या है, कैबिनेट के सदस्य बन रहे हैं, वही मंत्रिपरिषद के सदस्य बन रहे हैं। इसलिए इसको क्या है, कैबिनेट सरकार कहें या उत्तरदायी सरकार कहें या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल यानी कि जो पश्चिम से प्रेरित हो, प्रेरित में कहाँ से, ब्रिटेन से बेसिकली मॉडल भी कहा जाता है। यह सरकार की व्यवस्था ब्रिटेन में आज चल रही है, जापान में है, कनाडा में है, भारत में है। यहाँ पर क्या है, ये व्यवस्था प्रचलित है। तो भारत में अगर पूछा जाए आपसे तो संसदीय व्यवस्था है, ठीक है ना। तो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ है, ये गैर उत्तरदायी। क्यों? ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं, ये अपने राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और गैर संसदीय सदस्य भी कहा जाता है। अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, रूस में क्या है, ये प्रचलित है। तो इस तरीके से दोनों सरकारों के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में क्या है, संसदीय सरकार की व्यवस्था है। संसदीय सरकार में मतलब ये हुआ कि जो विधायिका के सदस्य हैं वही क्या है, सरकार के अंग होंगे, वही क्या है, सरकार के मंत्री बनेंगे। तो इस तरीके से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना आपके लिए कि संसदीय सरकार का जो आपस में संबंध है विधायिका और कार्यपालिका का, वो आपको समझ में आना चाहिए। भारतीय शासन के रूप में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है, तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। भारत में जब शासन की व्यवस्था को देखते हैं तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को क्या है, देखा जाता है। विधायिका का कार्य क्या है, विधि बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या है, इन विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। और न्यायपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की अगर कोई स्थिति है तो उसका समाधान देना, न्याय प्रदान करना। तो इस तरीके से ये तीनों व्यवस्थाएं क्या है, साथ में चलती हैं। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका क्या है, आपस में बहुत अंतर संबंधित हैं भारत में, क्योंकि कार्यपालिका के लोग विधायिका के ही अंग होते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। तो अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो भारत में संघात्मक क्या है, संवैधानिक व्यवस्था है। देखने से ये भी लगता है कि एकात्मक होती है कहीं कहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भारत का संविधान का स्वरूप क्या है तो संघात्मक है। तो संघात्मक व्यवस्था में भारत की कार्यपालिका कैसी हुई, संघीय कार्यपालिका हुई। और इस कार्यपालिका का संविधान के भाग 5 में क्या है, वर्णन है। संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 52 से आप पढ़ना चालू करेंगे तो अनुच्छेद 78 तक क्या है, संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान दिए गए हैं कि कौन कौन संघीय कार्यपालिका के सदस्य होंगे, अंग होंगे, कौन कौन जो है इसका मुख्य कार्य करेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए संघीय कार्यपालिका के अंग कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे हैं, और ये आईएएस में, पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, पहला राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का अंग होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है और भारत के महान्यायवादी क्या है, इसीलिए कहा जाता है ये भारत सरकार का वकील है ना। तो भारत के महान्यायवादी। अगर आपसे पूछा जाए कैग, सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या संघीय कार्यपालिका के अंग हैं तो नहीं।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 अंग हैं संघीय कार्यपालिका के, और इनको बहुत अच्छे से आपको क्या है पढ़ना है, तभी आपके यह है कार्यपालिका पे एक अच्छी कमांड हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं, हम पहले से स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे, भारत का राष्ट्रपति शब्द में ही निश्चित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए अनुच्छेद 52 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये घोषित कर देता है क्या कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा का मतलब वो अनवरत चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति वास्तविक नहीं है तो कोई कार्यवाहक आ जाएगा वहाँ पर, अगर कार्यवाहक नहीं है तो कोई और आएगा, अगर नहीं है तो चुनाव करा लिया जाएगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पद का है खाली नहीं माना जाएगा, खाली नहीं होगा। तो क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है देश का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो राष्ट्रपति महोदय हमारे क्या है देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अनुच्छेद 53 बहुत कुछ व्याख्या करता है क्या कि अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां क्या हैं उसमें निहित हैं। उसमें मतलब राष्ट्रपति महोदय में क्या है निहित हैं। कार्यपालिका की सारी शक्तियां किस में निहित हैं, राष्ट्रपति में, और यह कार्यपालिका का क्या है प्रधान होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक प्रधान कौन है हमारे देश का, तो राष्ट्रपति आपका आंसर होना चाहिए। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से संविधान में जो है कार्यपालिका के प्रधान किसे माना गया है, राष्ट्रपति महोदय को। तो ये 2 अनुच्छेद से आपको समझ में आना चाहिए। अनुच्छेद 53 एक बात और कहता है कि राष्ट्रपति महोदय में कार्यपालिका की शक्तियां तो निहित हैं और इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 53 खुद कहता है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा और प्रधान होने के नाते वो जो है अपने कार्यों को करेगा अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से। तो ये चीज आपको समझ में आई, यहां से स्टार लगा दी, यहां से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या हैं। अगर आपसे कह दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि राष्ट्रपति बना कैसे जाएगा, राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं। तो आज हम पूरा देखते हैं कि राष्ट्रपति बनेंगे आप कैसे, और राष्ट्रपति जो है कैसे हटाए जाते हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं। बनने से पहले आपको योग्यताएं पता होनी चाहिए कि क्या आप उसके लिए योग्य हैं। पहली योग्यता तो अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी हैं भारत के संविधान में। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होने का मतलब क्या है कि वह जन्म से होगा, नहीं, जरूरी नहीं वो जन्म से नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है। वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। बाद में भी अगर उसने नागरिकता ली है तो भी वो क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसकी आयु 35 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण क्या है उसने कर ली हो। तो ये दूसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आयु को छोड़कर, लोकसभा की आयु 25 है, इसको छोड़कर जो अन्य लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होती हैं वो सभी योग्यताएं क्या है उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। पहली तो ये योग्यताएं बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, कोई ऐसे पद पर ना हो जो सरकारी पद हो, तो वो व्यक्ति क्या है चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उसको क्या है पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या है कह सकता है कि मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूं। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यों के राज्यपाल, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या राज्यों के राज्यपाल हैं या फिर संघ में मंत्री है या राज्यों में मंत्री है,
इन सभी को छूट है कि वो लाभ के पद नहीं माने जाते, वो लाभ के पद क्या है, नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति मंत्री रहते हुए क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राज्यपाल रहते हुए क्या है, चुनाव लड़ सकता है, जब चुनाव हो जाए, जीत जाए तो उसके बाद इस्तीफा दे सकता है। लेकिन इनके अलावा कोई अन्य पद पर है तो उसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई सरकारी पद धारण करता है तो ये योग्यताएं राष्ट्रपति महोदय की हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए ये योग्यताओं की आवश्यकता है। अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं। अब कोई व्यक्ति योग्य हो जाए, योग्यताएं उसके पास हों, तो वो नामांकन करने जाएगा। तो नामांकन की क्या प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई उम्मीदवारी का नामांकन करना चाहता है तो उसको कम से कम 50 मतदाता क्या है, प्रस्तावक के रूप में लाने होंगे। यानी कि 50 मतदाताओं के द्वारा क्या है, प्रस्ताव वो लाया जाएगा और 50 मतदाताओं के द्वारा ही उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, नामांकन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए ए, अगर वो जो है नामांकन करना चाहता है, अगर वो क्या है, नामांकन करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले करना होगा क्या कि 50 मतदाताओं को पकड़ना होगा। यानी 50 मतदाताओं से रिक्वेस्ट करनी होगी कि भैया मेरे नामांकन के लिए प्रस्ताव में आप लोग क्या है, प्रस्तावक बन जाइए। प्रस्तावक बनने के बाद उसे 50 मतदाता और चाहिए जो उसे अनुमोदित करें, तब जाकर वो नामांकन क्या है, दाखिल कर सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करने के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 क्या है, अनुमोदक होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आईएएस और पीसीएस में, और इसको आप ध्यान रखना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है। अगर राष्ट्रपति महोदय संसद के किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, यानी कि जो है विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा। और अगर सदस्य नहीं हैं तो क्या है, वो आगे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में ये स्पष्ट है कि संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या है, पार्टी स्तर से अलग रखा गया है। अगर किसी सदन का सदस्य वो होंगे तो किसी पार्टी से होंगे, और पार्टी से होंगे तो वो पार्टी के साथ क्या है, पक्षपात का क्या है, आरोप उन पे लगता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय, यानी राष्ट्रपति यदि कोई व्यक्ति बन जाएगा तो उसे अपने सदन की सदस्यता को त्यागना होगा और वो क्या है, तटस्थ होकर कार्य करेगा। यदि वो निर्वाचन से पूर्व किसी सदन का सदस्य है तो उसे पद ग्रहण करने, यानी जब वो पद ग्रहण कर रहे होंगे तो त्याग पत्र क्या है, उनको देना होगा। तो ये भी ध्यान रखिए, राष्ट्रपति संसद के अंग तो हैं लेकिन संसद के जो 2 सदन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनके किसी के भी क्या है, सदस्य नहीं होने चाहिए। चलिए आगे अनुच्छेद 57 को देखिए क्या कहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो क्या वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, क्या निर्वाचित हो सकता है? तो अनुच्छेद 57 इसी का क्या है, आपको जवाब देता है कि अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो वह पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य है। यानी कि हमारा संविधान ये कहता है कि अनुच्छेद 57 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा भी क्या है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी क्या है, राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय इतिहास की बात की जाए, यानी भारत में देखा जाए तो राष्ट्रपतियों का इतिहास जो है, अभी तक केवल एक व्यक्ति ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार क्या है, राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा सभी जो है 1 बार ही राष्ट्रपति बने हैं। तो इस तरीके से प्रस्तावकों के साथ में आपने ये भी देखा कि किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उसके अलावा कोई राष्ट्रपति क्या है, 2 बार भी निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार भी क्या है, निर्वाचित हो सकता है।
चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 54 में है। ये कई बार आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि इसमें कितने लोग होंगे जो वोट दे सकते हैं। यहां से क्वेश्चन अनगिनत बार आया है। पीसीएस और आईएएस में पता नहीं कितनी बार यह क्वेश्चन आ चुका है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, यानी कि कौन कौन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के क्या है चुनाव में भाग ले सकता है। तो पहला है संसद के दोनों सदनों के, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, के निर्वाचित, यहां देखिए क्या लिखा है, निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य क्या है भाग ले सकते हैं। राज्य की विधानसभाओं, यहां देखिए विधान परिषद नहीं है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही क्या है भाग लेंगे। तीसरा, दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भी भाग लेंगे, और यह प्रावधान 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या है जोड़ा गया। इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख को क्या है अलग अलग कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा वाला क्या है संघ शासित प्रदेश बनेगा। तो जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा अस्तित्व में होगी उसकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या है उसमें शामिल होंगे। इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि राष्ट्रपति महोदय के जो निर्वाचक मंडल में लोग शामिल होंगे वो कौन कौन हैं, और इन्हीं लोगों के द्वारा क्या है चुनाव होगा। तो यहां से आपको ये भी निकालना है, यहां तो ये कहा कि कौन कौन होंगे, आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ये भी कर सकता है ना कि कौन नहीं होंगे ये आपको पता हो। तो देखिए विधान परिषद के सदस्य इसमें क्या है नहीं है, विधान परिषद के सदस्य क्या है इसमें नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मनोनीत सदस्य भी क्या है नहीं है, तो ये भी क्या है आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया बता दीजिए, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, आप लगातार इसको रेगुलर रखिए। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होगा। देखिए ये आ गया, क्वेश्चन भी आता है, यहां से भी कई बार पूछा है। कौन शामिल नहीं होगा, संसद के दोनों सदनों के वे सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो शामिल नहीं होंगे। संसद के वे सदस्य जो दोनों सदनों में हैं लेकिन मनोनीत होते हैं वो शामिल नहीं होंगे। राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी शामिल नहीं होंगे। दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा विधान परिषद के क्या है सदस्य भी शामिल नहीं होंगे। तो इसको भी आपको क्या है ध्यान रखना है। संविधान संशोधन हुआ था 104, यह संविधान संशोधन 2019 में क्या है पास हुआ। इसमें यह निर्धारित किया गया कि 25 जनवरी 2020 के बाद जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत एंग्लो इंडियन शामिल किए जाते थे और 1 सदस्य विधानसभा में शामिल किया जाता था, उनके मनोनयन को क्या है अब समाप्त कर दिया गया। अब मनोनयन के मनोनीत सदस्य होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी राज्यसभा में बचे हुए हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य क्या है मनोनीत होते हैं। तो ये तो क्या है ये अभी बचे हुए हैं। तो संविधान संशोधन 104 का भी क्या है आपको ध्यान रखना है कि अब जो है 2 एंग्लो इंडियन और 1 एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे मनोनीत किए जाते थे वो सब क्या है अब हटा दिए गए हैं, अब उनका मनोनयन नहीं हुआ करेगा। इस वाले चुनाव में क्या है उनको नहीं सीट मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, पद्धति क्या होगी, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, कैसे राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के समय वोट डाले जाएंगे वो कैसे डलेंगे, इसके लिए भी स्पष्ट क्या है प्रावधान है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी डायरेक्ट क्या है जनता इसमें क्या है भाग नहीं लेगी, और जहां भी जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती उसे हम क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट क्या है इलेक्शन है ये।
राष्ट्रपति चुनाव की जो पद्धति होगी और उपराष्ट्रपति की जो पद्धति होगी वो निर्वाचन अधिनियम 1952 में क्या है दी गई है, और अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल यानी रेशियो और प्रोपोर्शनल के रूप में क्या है होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का क्या है वोट का प्रोपोर्शन निकाला जाएगा, वो वोट देगा और उसने जिस व्यक्ति को दिया उसी रेशियो में क्या है उसको वोट मिलेंगे। तो ये एक प्रणाली होगी, क्या नाम है इसका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या है इसको चुनाव को क्या है वोटिंग को किया जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होगा। इस प्रणाली के लिए चुनाव कराने हेतु विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकाला जाएगा, मान लीजिए, है ना, और संसद के एक सदस्य का क्या है मत मूल्य निकाला जाएगा। इसका कहना यह है कि जैसे गोवा है, गोवा में कितने सांसद होते हैं, 2। यूपी में 80। अब जो 80 सांसद हैं उनकी वैल्यू और 2 सांसद हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होगी। इसको प्रपोर्शन किया जाएगा कि एक सांसद का क्या है मूल्य निकाल लिया जाए। जैसे 80 सांसद अगर यूपी से हैं तो यूपी का जो है क्या है एक सांसद का वैल्यू निकाल ली जाए, और जितने भी सांसद पूरे भारत में मिलके हैं उन सब की क्या है एक वैल्यू निकाली जाए, वही के एक सांसद का मूल्य हो जाएगा। मान लीजिए 80 यहाँ के हैं, 40 कहीं के हैं, 26 कहीं के हैं, 25 कहीं के हैं, सब का क्या है अपना अलग अलग मत मूल्य होगा। लेकिन जितने भी सांसद होंगे उन सब का एक मत मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए 500 क्या है 45 सांसद हैं पूरे देश में, तो एक सांसद का जो वोट वैल्यू होगा वो सेम होगा सभी 45 का, 545 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोट वैल्यू है वो जो राज्य है उसकी जनसंख्या के आधार पर और वहां के संसद की जो सदस्यता यानी सीटें हैं उसके आधार पर निकाला जाएगा। तो चलिए इसको भी हम निकालना सीखते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और पद्धति आपको अनुच्छेद 55 में दी गई है। पहले वोट वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखिए वैल्यू ऑफ एमएलए, जो एमएलए हैं यानी कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी वोट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यानी राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाई टोटल यानी कि कुल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 से। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये भी कहते हैं कई बार कि इसको जो है 1/1000 से क्या है मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको भी ध्यान रखना, कई बार कहते हैं हम जो है भाग दिया जाएगा 1000 से। तो दोनों बातें एक ही हैं, या तो आप डिवाइड करिए 1000 से या फिर मल्टीप्लाई कीजिए 1/1000 से। तो मैथ की भाषा में दोनों एक ही बात है। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो राज्य, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 1000 से तो क्या है एक विधानसभा के सदस्य का क्या है वैल्यू वोट आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आपके आएगा नहीं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कैसे विधानसभा के सदस्य का क्या है वोट निकाला जाता है। तो विधानसभा का सदस्य राज्य की जनसंख्या जो कुल जनसंख्या है बटे कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को या तो डिवाइड करें 1000 से या फिर मल्टीप्लाई करें 1/1000 से। तो यहां पर फॉर्मूले में आपको बहुत अच्छे से देखना है कि फॉर्मूला दिया क्या है। वास्तविक फॉर्मूला है डिवाइडेड बाई 1000। 1000 से प्राप्त जो भागफल होता है इसको 1000 से क्या है करते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 1/1000 से क्या है आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि राज्य की जो विधानसभा के सदस्य हैं उसका वोट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगला है वैल्यू ऑफ एमपी यानी कि जो संसद का सदस्य है
जिसे हम सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, उसकी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब हुआ कि जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों का कुल वैल्यू, कुल मत मूल्य, कुल मत मूल्य डिवाइड बाई कुल संसद के सदस्य, दोनों हाउस के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। यहां कोई डिवाइडेशन नहीं है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक एमपी यानी एक सांसद की वैल्यू निकालनी अगर है किसी राज्य के, तो ये टोटल वैल्यू निकाली जाएगी पूरे स्टेट, पूरे देश के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सब के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य क्या जोड़ लिया जाएगा, वो ऊपर रखा जाएगा। और कुल देश में कितने सांसद हैं जो राज्यसभा लोकसभा के हैं, निर्वाचित हैं, उनको क्या है, डिवाइड कर दिया जाएगा उससे, तो ये एक वैल्यू निकाल ली जाएगी। ये पेपर में आपको कभी नहीं आता। लेकिन अगर आज वर्तमान की बात की जाए तो भारत में संसद सदस्य के वोट वैल्यू है 700। ठीक है ना, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब एक और चीज, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके मत मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो संसद के सदस्य होते हैं उनके मत मूल्य एक ही होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसका रीज़न ये है कि जो हर विधानसभा की जनसंख्या के आधार पे हो रहा है, तो राज्य की जनसंख्या अलग अलग होगी। तो भैया राज्य की जनसंख्या के आधार पे हो रहा है, अलग अलग होगी, तो क्या है, राज्य में विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होगा। जैसे पंजाब का अलग हो सकता है, हरियाणा वालों का अलग हो सकता है, यूपी वालों का अलग हो सकता है, और अरुणाचल प्रदेश का अलग हो सकता है। लेकिन जो संसद का एमपी वाला वोट वैल्यू है वो सेम रहता है। क्यों? ये तो टोटल भारत में जितनी भी विधानसभा के सदस्य हैं उन सब का वैल्यू जोड़ दिया गया, बटे डिवाइड किया गया कुल सदस्य संख्या से। तो एक संसद का क्या है, एक सांसद का क्या है, वैल्यू निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की रही, यहाँ पर अनुपात लिया जा रहा है। तो अब मान लीजिए विधानसभा का सदस्य कोई वोट देने जा रहा है और एमपी का सदस्य वोट देने जा रहा है, तो अंतर है। मान लीजिए एक एमपी ने वोट दिया तो उसकी वैल्यू 700 है, और 3 यहां पर विधानसभा के सदस्य गए जिनकी वैल्यू 200 है, तो वो तो 600 ही दे पाएंगे ना। तो इसका मतलब कई बार विधानसभा के अधिक सदस्य होने से कई बार क्या है, जरूरी नहीं कि वो जो है कोई भी व्यक्ति जीत जाए। एमपी की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि सांसद की ज़्यादा वैल्यू है, तो वो उसका वोट जिसको जाएगा उसकी वैल्यू के अनुसार क्या है, उसको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत क्या कहता है? ये तो हमने देखा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से क्या है, वोट वैल्यू निकाल ली गई। एकल संक्रमणीय मत ये कहता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में ABC 3 उम्मीदवार हैं और एक्स नाम का व्यक्ति वोट देने जाता है जो एमपी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो अपने वोट तीनों को देगा, तीनों व्यक्तियों को देगा, लेकिन प्रीफरेंस लिखेगा। प्रीफरेंस यानी प्राथमिकता किसको? मान लीजिए बी को पहले पे रखता है, ए को दूसरे पे, और सी को क्या है, तीसरे पे रखता है। तो एमपी महोदय ने, इन्होंने क्या है, बी को प्राथमिकता दी। तो इस तरीके से पहली वाली जो प्राथमिकता रहेगी वही क्या है, विजेता होगा। अगर मान लीजिए पहली प्राथमिकता से क्या है, रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो दूसरे जो है गणना की जाएगी, वो सेकंड प्रायोरिटी वाले की वो देखा जाएगा। तो इस तरीके से एक व्यक्ति क्या है, सभी को मत देगा, लेकिन सभी प्रत्याशियों को क्या है, वरीयता क्रम में मत देता है। तो इसी को क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत के अनुसार मतदाता सभी प्रत्याशियों को वोट देते हैं
और जो वोट देते हैं, जो मत देते हैं, वो वरीयता क्रम में होते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे चौथे जितने भी खड़े हैं उसी हिसाब से क्या है वरीयता क्रम होगा। राष्ट्रपति के वोटों की मतगणना कैसे होगी, जीतेगा कोई कैसे? जो न्यूनतम कोटा है, कुल जितने भी वोट पड़ते हैं उसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए और 1 उसमें जोड़ दिया जाए, यानी कि 50% + 1 जिसको मिलेंगे वो जीत माना जाएगा, या इतने कम से कम मिले या इससे ज़्यादा मिले, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को सफल घोषित कौन होगा? वो जो न्यूनतम कोटा कम से कम प्राप्त करता हो या उससे अधिकतम कोटा या उससे अधिक कोटा प्राप्त करेगा। तो यहाँ कुल जो वैध मत हैं, जो कुल वोट डाले गए वैध मत, उनका 50% यानी कि डिवाइड बाई 2 + 1। तो ये इस तरीके से राष्ट्रपति महोदय क्या है, जीते माने जाएंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की पद की अवधि क्या है? अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति महोदय जो है 5 वर्ष के लिए चुनाए जाएंगे। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद, जैसे ही पद की अवधि आती है, इसका मतलब इसमें पद कितने समय के लिए रहेंगे राष्ट्रपति, उन्हें कैसे हटाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था क्या है इसी अनुच्छेद में होंगी। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करते हैं, यानी कि जिस समय उन्होंने शपथ लेकर पद ग्रहण किया उस दिन से 5 वर्ष तक क्या है अपना पद धारण करते हैं। इससे पूर्व भी यदि राष्ट्रपति चाहें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर क्या है अपना पद छोड़ सकते हैं। तो ये बात इसमें लिखी है। इसके साथ ही अनुच्छेद 56 में ही ये वर्णित है, इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 56 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को यदि कोई संविधान का अतिक्रमण करता है, यदि राष्ट्रपति महोदय संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो अनुच्छेद 61 में वर्णित विधि के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जा सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कई बार देखिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है कि कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे हटाया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाए जाएंगे और वो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति महोदय को हटाने के संबंध में अनुच्छेद 56 महत्वपूर्ण है। महाभियोग की प्रक्रिया चलाए जाने के संबंध में अनुच्छेद 61 महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी यदि कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं आता, भाई हमने सबसे पहले पढ़ा अनुच्छेद 52 में ही कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो यदि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो क्या है अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक वो अपने पद को धारण करते रहेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय 5 वर्ष तक तो रहेंगे। अगर मान लीजिए उनके उत्तराधिकारी नहीं आए, चयन अभी हुआ नहीं है, चुनाव हुआ नहीं है, तो पुराने वाले तब तक बने रहेंगे जब तक कोई नया उनके लिए नहीं आ जाता। यदि देखो ये बहुत महत्वपूर्ण, अभी आया नहीं है, पेपर में आ सकता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना, तुरंत सूचना क्या है लोकसभा अध्यक्ष को भेजेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दिया है उपराष्ट्रपति महोदय को, तो उपराष्ट्रपति महोदय क्या है इसकी सूचना भेजेंगे, आगे भेजेंगे, यानी कि कहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्तता और उसकी पूर्ति, यानी कि राष्ट्रपति पद कैसे रिक्त होगा और उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद या तो मृत्यु हो गई हो, या त्याग पत्र दे दिया हो, या महाभियोग के द्वारा, या फिर किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, जिसे हम आकस्मिक कारण बोल सकते हैं। आकस्मिक कारण से रिक्त होता है तो उसे भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। ये भी कई बार आता है और कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय के चुनाव कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर कराए जाने चाहिए।
और ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अनुच्छेद 62 में कहा गया है। क्या मृत्यु अगर हो जाती है, त्यागपत्र अगर वो दे देते हैं या महाभियोग के माध्यम से हट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर क्या है, चुनाव हो जाने चाहिए। और लेकिन उन्हें हटा दिया गया है, मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति जिसमें ना तो मृत्यु हुई है, त्यागपत्र भी ना महाभियोग है, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ है, नया उत्तराधिकारी नहीं आया है, तो जो पहले वाले हैं वही क्या है, कार्य करेंगे। लेकिन मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग की स्थिति में क्या है, उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्य करेंगे। तो इसको ध्यान रखना। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अनुच्छेद 70 के अनुसार संसद को ये अधिकार है, किसको? संसद को, पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वह आकस्मिकता की दिशा में राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है तो उसके लिए क्या है, नियम बना सकेगी। और संसद ने क्या है, नियम बनाया। क्या? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, जिसके अनुसार यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 70 के अनुसार क्या है, संसद ने अधिनियम बनाया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, उसके अनुसार यह व्यवस्था है, संविधान में नहीं दी गई है। तो इसको ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति के बाद अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो कौन, तो भारत उच्चतम न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश। और वो भी किस में, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में यह व्यवस्था दी गई है। अगर मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है या अनुपस्थित हैं या वो उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, आगे भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो देखिए 69 में यह आदेश आया था, क्या, राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम बनाया संसद ने, उसी में क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने क्या है 20 जुलाई 69 से अगस्त तक क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपको कि ऐसे कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, तो नाम था हिदायतुल्लाह। ठीक है, यदि राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष समाप्त हो गई हो और राष्ट्रपति तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका नया उत्तराधिकारी ना आ जाए, और ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या है, कार्यवाहक का कार्य नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब ऐसा हो कि कोई राष्ट्रपति है और उसके 5 वर्ष समाप्त हो गए लेकिन ना महाभियोग से हट रहे हैं, ना उन्होंने पद त्याग किया है, ना उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक वही कार्य करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ली जाती है उसको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय को शपथ अनुच्छेद 60 के अनुसार है। तो भैया भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा क्या है, शपथ दिलाई जाएगी। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या है, शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति महोदय की जो शपथ है उसका प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ये अनुसूची 3 में नहीं है, ये ध्यान रखना। अनुसूची 3 क्या है, शपथ प्रतिज्ञान है, शपथ की प्रतिज्ञाएं हैं उसमें सूची में, लेकिन उसमें राष्ट्रपति महोदय के लिए नहीं है, इनके लिए अलग से अनुच्छेद 60 में क्या है, इनकी शपथ प्रतिज्ञान दिया गया है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां
उपलब्धियां का मतलब है राष्ट्रपति महोदय को क्या क्या उपलब्धि मिलेंगी, यानी क्या क्या उनको सेवाएं मिलेंगी, क्या क्या उनके भत्ते होंगे, कैसे उनको पेंशन मिलेगी, इन सब के बारे में क्या है, जानकारी है। तो अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति बिना किराया दिए हुए ऐसा भवन जिसका कोई किराया राष्ट्रपति महोदय नहीं देंगे, शासकीय भवन का उपयोग करेंगे और उसकी उपलब्धियां, यहाँ पर देखिए वेतन नहीं लिखा है, उपलब्धियां लिखा जाता है राष्ट्रपति के लिए हमेशा, और भत्ते का हकदार होंगे जो सांसद यानी जो संसद विधि द्वारा बनाएगी, जो संसद विधि के द्वारा निहित करेगी कि कितने रुपया इनकी उपलब्धि यानी वेतन के रूप में होंगे, वो मिलेगा इनको। तो संसद ने विधि बनाकर राष्ट्रपति का वेतन भत्ता अधिनियम, जिसको 2018 में क्या है संशोधित किया गया, उसके अनुसार राष्ट्रपति महोदय का वर्तमान वेतन 5 लाख रुपए है और यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है कि ये वेतन कहाँ से मिलेगा, भारत की संचित निधि से। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति महोदय हटाए कैसे जाएंगे, ये अनुच्छेद 61 में है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग को चलाने का, महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का जो आधार है वो आधार है संविधान का अतिक्रमण। क्या है, संविधान का अतिक्रमण। मतलब अगर राष्ट्रपति महोदय संविधान से हटकर कोई कार्य करते हैं जो संविधान की आवश्यकता के अनुसार नहीं है, जो संविधान में दिया ही नहीं है, और उसके अतिक्रमण करते हैं यानी कि संविधान की सीमाओं को पार करके कोई काम करते हैं, तो उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा यदि संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाए जाने की संसद की यह प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति महोदय की जो हटाने वाली प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। तो संसद की क्या है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको भी आप देखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव, अब यो प्रस्ताव आएगा यानी महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप देखिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, पहली बात तो ये कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाएगी, यानी कि अगर कोई संसद का सदन जो है महाभियोग का प्रस्ताव ला रहा है तो उसकी सूचना 14 दिन पहले क्या है राष्ट्रपति को दी जाएगी। प्रस्ताव की सूचना पर जिस सदन में ये लाया जा रहा है उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लाए, मतलब ये कि जिस सदन में महाभियोग लाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य यानी कि 1/4 सदस्य क्या है प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी ये सूचना 14 दिन पूर्व दी जाएगी, ये बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में चलाया जाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या है सूचना दी जाएगी, और संसद में ये महाभियोग जब चलाया जाएगा तो कम से कम 1/4 सदस्यों के क्या है हस्ताक्षर के द्वारा वो प्रस्ताव क्या है लाया जाएगा। अब चलिए मान लीजिए किसी सदन में क्या है वो प्रस्ताव आ जाता है, वो सदन उसे पास करेगा, और यह संकल्प यदि सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के, यहाँ पर देखिए सदन की कुल सदस्य संख्या के, मान लीजिए सदन की कुल सदस्य संख्या है 600, तो इसका 2/3 यानी कि 400 व्यक्तियों के द्वारा क्या है पास होना चाहिए। मान लीजिए सदन संख्या 300 है तो 150,
200 के द्वारा पास होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये संकल्प जो है सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के न्यूनतम कम से कम 2/3 बहुमत से क्या है पास होना चाहिए। फिर ये दूसरे सदन में क्या है भेजा जाएगा। अगर पहले सदन ने क्या किया, इसको 2/3 बहुमत से पास कर दिया, 2/3 बहुमत कौन सा, सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का नहीं, कुल सदस्य संख्या का 2/3 पास किया जाता है। तो यह फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा, फिर आरोपों की जांच कराएगा, उसके लिए कमेटी बनाएगा। आरोपों की जांच करने के लिए कमेटी कौन बनाता है, जो दूसरा सदन होता है। दूसरे का मतलब जिसमें चालू हुआ, मान लीजिए लोकसभा में चालू हुआ तो राज्यसभा क्या है दूसरा सदन हुआ। अगर राज्यसभा में चालू होता है तो लोकसभा दूसरा सदन हुआ। तो ये दूसरा सदन जो है क्या करेगा, कमेटी बनाएगा, जांच कमेटी बनाएगा और उसकी जांच करवाएगा। और जांच करने के बाद अगर जांच कमेटी भी आख्या देती है कि हाँ राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो दूसरा सदन भी उपस्थित होने, दूसरे सदन में क्या है राष्ट्रपति महोदय से कहा जाएगा कि आप अगर कुछ बात कहना चाहते हैं तो उपस्थित हो जाइए और अपना प्रतिनिधित्व करिए। अगर आप नहीं आ रहे तो किसी और को भेजिए, अवसर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा सदन ये सहमत हो जाता है, जांच क्या है सिद्ध हो जाती है, तो वो भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, किससे, कुल सदस्य संख्या, यहां उपस्थित एवं मतदान करने वाला नहीं, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति महोदय को कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प को क्या है पारित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति महोदय उसी दिन से क्या है मुक्त समझे जाएंगे, अपने पद से हटे माने जाएंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें एक सदन क्या है प्रारंभ करता है। संसद के किसी भी सदन में वो प्रारंभ हो सकती है। जब वो प्रारंभ होगी तो 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति महोदय को दी जाएगी। कम से कम सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को लाया जाएगा और कुल सदस्य संख्या के लगभग 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या है इसे पास होना चाहिए कम से कम। और उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसके आरोपों की जांच कराएगा, उसके लिए कमेटी बनाएगा। कमेटी में उच्चतम न्यायालय के लोग शामिल होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वो जांच करेंगे। अगर जांच सही पाई जाती है, राष्ट्रपति महोदय को क्या है उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा कि वो अपना कोई भी विचार रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से क्या है अगर इसको पास कर देता है तो राष्ट्रपति महोदय उसी दिन से क्या है पद से मुक्त माने जाएंगे, अपने पद से क्या है अलग हो जाएंगे। आगे, जो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, यहां से भी देखो क्वेश्चन आता है आपको, आईएएस और पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया है। जो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते, ऐसे भी सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हैं। हाँ बिल्कुल हैं, जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं और संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, वो दोनों भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कौन भाग नहीं लेता, तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या है भाग नहीं लेंगे, किसमें, महाभियोग की प्रक्रिया में। लेकिन ऐसे सदस्य भी हैं जो निर्वाचन में भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। और अब एक सदन लोकसभा में क्या है मनोनयन खत्म हो गया है, तो अब केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 71 क्या समाधान करता है कि यदि कोई राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद है तो अनुच्छेद 71 में कहा गया है
कि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चय किया जाएगा। उसे हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? अनुच्छेद 71 के अनुसार ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए है। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसका क्या है, निश्चय किया जाएगा और उसका निर्णय ही क्या है, अंतिम होगा और लास्ट जो डिसीजन होगा उसी का होगा। अगला 11वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि यदि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हों और कोई राज्य विधानमंडल में क्या है, सदस्य ही ना हो। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए राज्य विधानमंडल में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा है या राज्य विधानसभा क्या है, भंग हो गई है, तो और राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में मान लीजिए तो फिर वो तो राज्य ये कहेगा कि हमारे विधानसभा के सदस्य तो हैं ही नहीं, चुनाव में भाग ही नहीं ले पाएंगे, तो राष्ट्रपति के चुनाव को रोकिए। तो ऐसा नहीं है। तो संविधान के 11वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय यदि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हो या अधूरा हो तब भी क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित नहीं होगा और वो क्या है, पूर्ण माना जाएगा और उसे न्यायपालिकाओं में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से अगर अपूर्ण निर्वाचक मंडल है और राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हो तो वो निर्वाचक मंडल क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव कर सकता है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 71 अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद को संरक्षण, यानी कि राष्ट्रपति महोदय का जो पद है उसको संरक्षण कुछ दिया गया है और ये संरक्षण है अनुच्छेद 361 में। क्या है? जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो न्यायालय के समक्ष क्या है, उसको नहीं ठाया जाएगा। मतलब यह है कि उसकी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करने के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष क्या है, उत्तरदायी क्या है, नहीं ठहराया जाएगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर रहा है तो न्यायालय के सामने उसको क्या है, उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल में किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। यानी राष्ट्रपति के महोदय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में क्या है, कोई दांडिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी यदि वो राष्ट्रपति हैं। तो न्यायालय द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि न्यायालय जो है राष्ट्रपति महोदय को गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दे, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति महोदय को संरक्षण है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सारे संरक्षण केवल और केवल फौजदारी मामलों में हैं। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत हैसियत से, अगर वो राष्ट्रपति भले ही हैं लेकिन उनका परिवार तो है, व्यक्तिगत हैसियत से अगर कोई कार्य करते हैं तो उनको सिविल न्यायालय में क्या है, सिविल कार्रवाई उन पर की जा सकती है। और यह सिविल कार्रवाई करने से पूर्व लेकिन राष्ट्रपति महोदय को 2 महीने पूर्व क्या है, सूचना दी जाएगी, लिखित में नोटिस दिया जाएगा कि आप पर जो है सिविल कार्रवाई की जा सकती है। तो राष्ट्रपति को दांडिक प्रक्रियाओं से, यानी कि जो फौजदारी मामले हैं उनसे पूर्ण तरह से छूट है। ना तो उनको किसी न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया जाएगा, ना ही उनको वही दांडिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ना ही गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत हैसियत से कोई सिविल क्राइम करते हैं सिविल मामलों के संबंध में तो 2 माह पूर्व उनको सूचना दी जाएगी, उसके बाद क्या है, उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उनको देखिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और इन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, 1950 से लेकर 1962। उसका रीजन ये है कि ये 2 बार क्या है, राष्ट्रपति भारत के बने हैं। अब पूछा जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल सबसे छोटा है, 1 वर्ष 11 माह, ये केवल 1 वर्ष 11 दिन केवल जो है क्या है, राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। डॉक्टर वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी क्या है, कार्य किया था और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप से पद त्याग करके क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा।
और द्वितीय चक्र की गणना, जो मैं आपको बता रहा था प्रीफेंस दिए जाते हैं 1 2 3, तो द्वितीय चक्र की जनगणना में वो मतगणना हुई थी, सॉरी, जो द्वितीय चक्र की जो मतगणना हुई थी उसमें क्या है, इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो डॉक्टर वीवी गिरी जो काउंटिंग हुई थी वोटों की, वो सेकंड दूसरे चक्र में क्या है जीते थे। नीलम संजीव रेड्डी, आपने नाम सुना ही होगा, ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और निर्विरोध भारत के क्या है राष्ट्रपति चुने गए। भारत के राष्ट्रपति भी क्या है निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के 2 राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल के समय हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अभी हमने बताया ये केवल 1 साल 11 दिन केवल राष्ट्रपति रह पाए और इनका देहांत हो गया। और फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी क्या है कार्यकाल के दौरान मरे। तो भारत के 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। शंकर दयाल शर्मा बहुत महत्वपूर्ण ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। तो शंकर दयाल शर्मा कैसे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का क्या है कार्यकाल देखा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो राष्ट्रपति से संबंधित थे। अभी राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत बड़ा है, राष्ट्रपति की शक्तियां भी हमें पढ़नी है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक हमने देखा आज, और उसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित और भी जितने तथ्य हैं उनको भी हम देखेंगे अगले पार्ट में। इसके 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएंगी। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे जो है जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और दोनों में क्या है आप जुड़ सकते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी आपकी क्वेरी हैं वो समझ में आई होंगी। अभी और जो कि राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और अन्य तथ्य हैं राष्ट्रपति के, अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।